नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आप एक नए कानून की जानकारी आपको मिल सके और एक नई जानकारी आप तक पहुँच सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो डिस्प्यूट है, जो एक हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, उसी के संबंध में एक हमारे पास कॉल आई और उन्होंने हमें कुछ बताया और हमसे कुछ पूछा। तो वही मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किस तरीके से बचना चाहिए। तो बहरहाल ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने हमें कॉल किया और ये जो हैं वो इंदौर से रहने वाले हैं और इन्होंने हमें बताया कि इनके साथ में कुछ घटना घटी। इनका आपसी जो डिस्प्यूट था, मैटर था हस्बैंड वाइफ का, वो कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट तक क्या, पहले थाने तक पहुंचा और थाने में जो है इनके खिलाफ एक तहरीर दी गई, यानी कि कंप्लेंट दी गई और उसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कि सेक्शन 354A जिनके पिता पर और परिवार पर लगाया गया। और इनके साथ साथ में सेक्शन 354 के साथ साथ सेक्शन 498A 3/4 DP एक्ट और 323 यानी कि मारपीट करना, इनके इन सब से साथ में, और सेक्शन 498 के साथ में जोड़ दिया उसमें, के साथ में एक एफआईआर दर्ज हुई। और इनके जो मतलब ये हस्बैंड है, जो हमें कॉल किया था, ये हस्बैंड है। इन्होंने बताया था ये हस्बैंड, पति के परिवार वाले, पति के मम्मी पापा और सिस्टर, ये 4 लोगों पर ये एफआईआर दर्ज करी गई। और इसमें कई लोगों के साथ में मतलब बताया गया कि मेरे साथ में इनके जो पिता हैं, उन्होंने छेड़छाड़ करी और मुझे गलत नज़रों से देखते थे मुझे, और मेरे साथ मेरे मार पिटाई करी और मुझे दान दहेज मुझसे मांगा गया। और उसके आधार पर मेरे पिता ने काफ़ी अच्छे दान दहेज के साथ में अपनी हैसियत के अनुसार शादी की, लेकिन इससे खुश नहीं हो पाए, नाराज़ रहे, तो उन्होंने मुझे मेरे साथ ऐसा किया और फिर उसके बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और अब मैं कोर्ट थाने आई हूँ अपनी जो घटना है उसकी तहरीर देने और एफआईआर दर्ज करवाने। इन सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। ये उनकी तहरीर में लिखा हुआ था, जो इन्होंने लिखवाया था। जो लड़की थी, पत्नी थी उनकी, इस तरह की लिखवाई थी। अब ये जब देखिए, जब एक पति पर और पति के परिवार पर एफआईआर लिखाई जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि पूरा परिवार जो है वो परिवार परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा कि ये क्या हो गया। अब ऐसे समय पर देखिए, इंसान कहीं ना कहीं से किसी न किसी से मदद लेता है और मदद ऐसे समय पर एक ही व्यक्ति है जो कि वकील है, एडवोकेट। वही आपकी मदद करता है और वही आपको बताता है कि क्या रास्ता है, किस तरीके से आपको बचना है, कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पर इनका सवाल ये था कि सर, मेरे पर ऐसा मुकदमा कर दिया गया है और मुझ पर लगातार पुलिस का फ़ोन आ रहा है कि आप यहाँ पर आके अपनी हाज़िरी दीजिए। और फ़ोन के साथ साथ में वो कह रहे हैं कि हम घर आ रहे हैं, आपके आ सकते हैं और आपको गिरफ्तारी करेंगे। तो ऐसे समय पर क्या मेरी गिरफ्तारी हो सकती है? मुझे क्या ज़मानत लेनी चाहिए और क्या ज़मानत हो सकती है? क्या किसी को जेल भी जाना पड़ेगा? ऐसे इनके कई सवाल थे जिनका जवाब मैं आपको, ताकि मेरे साथ साथ उनको तो बता ही दिया, लेकिन मैं आपको भी बता दूं ताकि आप भी इन सब चीज़ों से जागरूक हो जाएं और आपको भी पता लग सके कि ऐसे समय पर क्या करना चाहिए और क्या इसमें बेल मिल सकती है, क्या जेल जाना पड़ेगा, क्या पूरा प्रोसीजर है, वो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। बहरहाल अब तक और एक कोशिश है मेरी, एक आपसे और निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी ही जानकारी आप तक मिल सके और आप एक नई कानून का आपको जानकारी हो सके और आप भी उन सब चीज़ों से जागरूक हो सकें। तो बहरहाल यहाँ पर जो है वो डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ का है। तो सबसे पहली मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि सबसे पहले आप जो भी तहरीर लड़की की दी है, पहले आप उसको स्टडी करें, उसमें देखें कि क्या उसने किया है, क्या उसने लिखा है हमारे खिलाफ़, हमारे परिवार के खिलाफ़। और उसी के आधार पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें से कितना सेक्शन वगैरह जो हैं वो कितने मिलते जुलते हैं, क्या उसने लड़की का उसमें एफआईआर में मेडिकल है या नहीं है, क्योंकि मारपीट 323 लगना और इन सब चीज़ों के साथ में मेडिकल होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने इससे लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि पत्नी ने ही अपने पति और परिवार पर सेक्शन 377 यानी कि अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया था,
जो कि बाद में झूठा पाया गया और वो जो धारा सेक्शन थी वो FIR से हटा दी गई, यानी कि चार्जशीट में उसको हटा दिया गया। तो उसके साथ साथ में इतना हुआ और इसी से चलते हुए जब चीज़ें सामने आई तो आएंगी आपके, तो आपको यहाँ पर एक ज़रूरी है कि कोई ना कोई एडवोकेट की आप ज़रूर हेल्प लें, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सके और आपके जहाँ पर लोकल हो वही एडवोकेट आप लें तो और अच्छी बात रहेगी। और भी कुछ जानकारी लेनी तो आप हमसे पूछ सकते हैं इसी नंबर पर, दिए हुए नंबर पर। लेकिन जब इतना हुआ तो ये सब होने के बाद अगर आप पे FIR इस तरीके हो जाती है और फिर चार्जशीट लगती है उसमें, तो इन्वेस्टिगेशन होता है। आप देखिए, आप मुंह से कह सकते हैं कि मैंने दहेज नहीं मांगा, मैंने मुंह से कह सकते हैं आपने मैंने मारपीट नहीं की, या फिर और भी जो सेक्शन 354 यानी कि छेड़छाड़ है वो भी आप मुंह से कह सकते हैं कि नहीं की। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें एविडेंस वगैरह हो जिससे कि आप इन चीज़ को प्रूफ कर सकें कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया, इसने सब जो कुछ है वो फॉल्स मतलब एलिगेशन मेरे पे लगाए हैं, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा बच जाएंगे और सेफली आप बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपके लिए कि एक तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है यानी कि IU है आपका, जिस केस में हर एक कोई केस होता है उसमें एक IU नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो वहाँ पर अगर आपके पास में कोई IU है तो आप उससे IU से मिलें और IU को सब कुछ अपना जो भी आपके पास एविडेंस वगैरह हैं, जो भी हैं चीज़ें हैं, क्या करती थी वो, कैसे रहती थी, वो सब कुछ उसको बताएं। ओरली हो सकता है ओरली बताएं, नहीं है तो एविडेंस भी दे साथ में, जिससे कि आपकी बात स्ट्रांगली मजबूती से आप रख सकें। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब बात रही कि बेल का देखिए, यहाँ पर चार्जशीट लगती है तभी आप बेल के लिए जाएंगे। चार्जशीट नहीं लगती है तो हो सकता है कि आप किसी प्रकार से आप FIR भी लगवा सकते हैं इसमें और अपने आप को बचा भी सकते हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर लगता है कि आपको कि आपके पास बहुत सबूत हैं, तो आप बेहतर है कि यहाँ पर फॉल्स एलिगेशन के आधार पर इसको डिसमिस कराएं और इसमें FIR लगवाएं, यानी कि फाइनल रिपोर्ट लगवाएं, जिसमें कि कोर्ट जो है वो संज्ञान उस पर नहीं लेता है और उसके बाद आप भी फ्री हो जाएंगे, आपको फिर बेल कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इसमें चार्जशीट लगती है तो आपको फिर कोर्ट में जाके अपनी बेल करानी पड़ेगी और बेल के साथ साथ में सभी लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा कि आप जो है इसके लिए, और ऐसा कभी बिल्कुल भी ये ना सोचें कि बेल नहीं मिलेगी, बेल 100% मिलेगी। और यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि जो छेड़छाड़ का मैटर है, जो छेड़छाड़ लगाई गई है, तो कोर्ट भी ये समझता है, क्योंकि वो कोर्ट भी इंसान है, कि परिवार में से चीज़ें लगाना वो भी थोड़ा सा उचित नहीं रहता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ऐसी चीज़ें बनती हैं और सामने आ रही हैं तो कोर्ट को भी आपको कुछ ना कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। और रही बात बेल की, तो बेल आपकी बहुत ईजिली हो जाएगी और लोअर कोर्ट से नहीं हो तो सेशन कोर्ट से हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी आपकी। किसी प्रकार से ऐसा ना समझा कि नहीं हो पाएगी, हो जाएगी आपकी। और यहाँ पर फिर उसके बाद आपका फर्दर केस लड़ना होता है और फिर क्या क्या होगा फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ताकि मैं आपको इन सब चीज़ों से अवेयर कर सकूँ। बहरहाल जिनका क्वेश्चन था कि सर मेरे पे FIR हो गई है और मैं इसके बेल का लिखता हूँ, तो आप डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा पेशेंस बना कर रखें, बेल भी आपकी हो जाएगी और आपको जाना भी नहीं पड़ेगा कहीं पर भी, और ना ही कहीं जेल की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बस ये है कि थोड़ा सा एक अपने जो वकील हैं उनकी आप राय ज़रूर लें, ताकि वो आपको बहुत सेफली आपको बचा लेगा और आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और बाकी और कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपको पूछना है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको एडवाइस कर सकें और आपको इन चीज़ों से बचा सकें। तो बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए लगातार। धन्यवाद।